देखो डबल टाइट्रेशन का जो हम लोगों ने क्वेश्चन दिया था उसको हम लोग पहले कितने लोगों ने कर लिया, सब लोग करके आए घर से? नहीं किया है? चलो मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन ये है 25 ml ऑफ मिक्सचर ऑफ NaOH and Na2CO3 when treated with 1/10 normal HCl using phenolphthalein indicator require 25 ml of HCl, same volume of mixture। ठीक है, मतलब आप बात को समझिए, यहाँ पे आपका Na2CO3 दिया है और आपका NaOH दिया, ठीक है। इन दोनों को हमने इसका 25 ml ले लिया, इन दोनों का मिक्सचर है जो 25 ml है, और इसको ट्रीट किया है हमने 1/10 नॉर्मल ऑफ HCl फिनोल्फथलीन की प्रेजेंस में। फिनोल्फथलीन के प्रेजेंस में HCl से ट्रीट किया गया है, तो इसका कुछ इक्विवेलेंट आता है, इसका कितना 1/10 नॉर्मल एंड कितना वॉल्यूम लग रहा है 25, यही तो किया है। और फिर क्या है तो मिक्सचर है, हाँ सेम वॉल्यूम मतलब 25 ml ही लिया गया है, फिर ट्रीट किया गया मेथाइल ऑरेंज, और ये आपका 1/10 नॉर्मल एंड 25, या अगली बार 1/10 सेम कॉन्सेंट्रेशन 1/10 नॉर्मल HCl यूजिंग 30 ml, ये आपको लग रहा है 30 ml, करेक्ट। और कह रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ Na2CO3 एंड NaOH, मतलब इन दोनों का अमाउंट बताओ। तो मैं मान लेता हूं कि ये x ग्राम है, तो ये मान लेता हूं कि y ग्राम है। क्या बात क्लियर है सबको? x ग्राम एंड y ग्राम आपको क्लियर हो गया कि इसका वेट आपको x ग्राम दिया तो इसका वेट y ग्राम है। क्योंकि सेम यही कंटेनर को, यही जो आपका वॉल्यूम है वही वॉल्यूम यहाँ पे ले लिया है, तो ये भी आपका x ग्राम होगा और ये भी आपका y ग्राम होगा, कोई चेंज नहीं होगा। अब ये दो इक्वेशन को देख रहे हैं हम, तो एक इक्वेशन क्या बनेगी इसमें, इक्विवेलेंट ऑफ HCl इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस हाफ इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। क्या क्लियर है बेटा? यही बनेगी कि नहीं, क्योंकि इसमें फेनोल्फथलीन की प्रेजेंस में ये आधा सिर्फ यूज होता है Na2CO3, तो हाफ Na2CO3 यूज हो रहा है। क्या क्लियर है सबको बेटा? यस सर। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट ऑफ HCl निकालना है, तो 25 इंटू 1/10 डिवाइड बाई 1000 करेंगे कि नहीं, यहाँ 25 इंटू 1/10, बोलो सही है, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, करेक्ट। अब इसका वेट कितना दिया है, इसका वेट दिया है y मान लेते हैं, और इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा 40 डिवाइड बाय n फैक्टर 1, ठीक है, प्लस हाफ ये बार लगा हुआ है और ये है आपका x, और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 106, n फैक्टर होता है 2। क्या बात सही है? इतना लिख दिया हमने। क्या ये इक्वेशन बन जाएगी? बन जाएगी। यस सर। अब इस वाले केस में आ जाते हैं। इस वाले केस में क्या होगा, इक्विवेलेंट ऑफ HCl इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ NaOH और प्लस इक्विवेलेंस ऑफ Na2CO3, क्योंकि यहाँ पे Na2CO3 पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है सबको? तो इसमें कितना लग रहा है 30 ml लग रहा है, तो 1/10 नॉर्मल ही है लेकिन 30 डिवाइड बाय 1000। अब इसके NaOH के इक्विवेलेंट y/40/1, इसके x डिवाइड बाय 106/2। क्या सही है? दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व हो जाएंगे, ये पहला इक्वेशन ये दूसरा इक्वेशन, दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व हो जाएंगे। बताओ x y क्या आ रहा है, कोई फाइंड किया है? नहीं, बहुत बढ़िया, मुझे पूरी उम्मीद थी। x आ रहा है आपका 0.053 का। अब मैं ये क्वेश्चन आपने जैसे करा है वैसे हुआ ही नहीं हम लोग, मैंने सोचा केस 2 लग रहा है इसमें। नहीं केस 1 लग रहा है ना, बाद में वो कह रहा है कि ऐसा नहीं बोला कि एट दिस पॉइंट, जैसे दूसरे वाले इक्वेशन में पढ़ाऊंगा तो उसमें लिखा हुआ है एट दिस पॉइंट, तो जब इसका ये यूज हुआ जो रिमेनिंग बचा उसमें डाला गया तो वो दूसरा केस बन जाएगा। लेकिन इस वाले में कहा था सीरीज में, तो सीरीज में मतलब आपको देखो क्वेश्चन पढ़ो पहले, ठीक है। कह रहा सेम वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर व्हेन ट्रीटेड विद, मतलब यही मिक्सचर जब इससे ट्रीट किया जाता है, तो ये मतलब ऐसा तो नहीं हुआ कि सीरीज वाला क्वेश्चन हो, मतलब वो वाला कि एक के बाद एक ट्रीट किया गया।
करेक्ट, केस आपको पहचानना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आपका एक्स आ रहा है वो 0.053 ग्राम आ रहा सर है। आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, पहला वाला कि दूसरा वाला? दूसरा वाला पहले कर रहे हैं। अच्छा अब यहाँ पे x जो आएगा 0.053 ग्राम आएगा। अब 0.0353 ग्राम जो आया ये किस में आया, इन 25 ml, क्योंकि ये जो आपका वेट दिया है ये 25 ml में दिया, तो एक्स वाई जो आएगा वो 25 ml में आएगा, लेकिन उसने पूछा है ग्राम पर लीटर में बताओ। तो आप क्या करेंगे भैया, आप सिंपल लिखेंगे 25 ml जब ये था सॉल्यूशन, तो आपका ये 0.053 ग्राम था। अभी 1000 ml है, तो बताओ ये कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x कितना आ जाएगा बताओ। सर 2.12 ग्राम। 2.12 ग्राम, यही आंसर है आपका 2.12 ग्राम। आपका x कौन है, Na2CO3, तो 2.12 ग्राम होगा Na2CO3। तो ये बात याद रखिएगा कि क्वेश्चन में जो पूछा है वो 1000 ml में पूछा गया 1 लीटर में, लेकिन जो आंसर आ रहा था वो आपका 25 ml में आ रहा था। ये गड़बड़ नहीं करना। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसको मैं करूं, बताओ बेटा समझ में आ गया? यस सर। सर 1 मिनट रुक जाइए सर। हाँ सर फिर एक्स की वैल्यू डाल के वाई निकालेंगे, फिर आ जाएगा। आगे बढ़े। सर अब देखिए इसी क्वेश्चन को दूसरा वाला जो मैंने पहला क्वेश्चन बोला था, ये वाला क्वेश्चन जो है वो मैंने दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया। अब जो पहला क्वेश्चन बोला था वो भी देख लो। पहला वाला जो क्वेश्चन बोला था डबल टाइट्रेशन में, उसमें क्या था, उसमें आपका ये रिएक्शन हो रही है और ये आपको शायद 25 ml ही दिया है, 25 ml ही दिया है, और व्हेन treated with this then 25 ml ही लग रहा है, और कह रहा है कि ये जो आपका है रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कह रहा है एट दिस स्टेज, उसमें लैंग्वेज लिखी है कि एट दिस स्टेज, लिखी है कि नहीं, देखो पढ़ो। यस सर। तो यहाँ बचेगा क्या, हाफ इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 बचेंगे, और उसी को मेथाइल ऑरेंज से ट्रीट किया गया है और LCO से ट्रीट किया जा रहा है, ये है आपका। और यहाँ पे लग रहा है 5 ml लग रहा है, और इसकी नॉर्मेलिटी 1/10 नॉर्मल है, वो तो वही है। तो आपको क्या करना है, पहले वाले केस से इक्विवेलेंट बनाना है, इक्विवेलेंट ऑफ HCl इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ NaOH और प्लस हाफ इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO। बोलो सही है? अगर इस वाली इक्वेशन के लिए लिखें तो यही लिखेंगे, और यहाँ पे आपका 1/10 इंटू 25 डिवाइड बाई 1000 इक्वल टू, अब इसका वेट x मान लिया, इसका वेट y मान लिया है, तो आपका ये हो गया y/40 डिवाइड बाई 1 प्लस 1/2 x डिवाइड बाई 106/2। तो ये पहली इक्वेशन होगी। अब दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी इस वाले के लिए, इक्विवेलेंट ऑफ HCl इक्वल टू हाफ इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3, क्योंकि इस वाले में तो सिर्फ यही दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, सही है? बताते जाओ बेटा। सर तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका 5 इंटू 1/10 डिवाइड बाई 1000 इक्वल टू 1/2 इंटू इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 आपको y/106/2, ये दूसरी इक्वेशन होगी। अब क्या निकालिए, यहाँ से y निकालिए, y को यहाँ पुट कर दीजिए, सॉरी ये हमारा x है, तो यहाँ से x निकालिए और x को यहाँ पुट कर दीजिए, y मिल जाएगा आपको सीधा। फिर से आपको पूछा है पर लीटर, तो पहले आपका जो आंसर x या y आएगा किसमें आएगा, 25 ml में आएगा। अब क्या करेंगे आप, 1000 ml निकाल, क्या निकाल लेंगे बेटा इस क्वेश्चन को? यस सर। आगे बढ़ा जाए? यस सर। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आपका आइडोमेट्रिक एंड आइडीमेट्रिक टाइट्रेशन। आइडोमेट्रिक एंड आइडीमेट्रिक टाइट्रेशन, इसके बारे में पढ़ना। देखिए कुछ भी हो आपका, मतलब यहाँ पे एक बात बस सिंपल याद रखनी है, सब कुछ उसी से होगा।
हमेशा कोई एक कंपाउंड होता है, उसको हम KI से ट्रीट करते हैं, तो I2 आपका रिलीज होता है ऑलवेज। ऐसे वो हमेशा क्वेश्चन जिस तरह से फ्रेम करेगा वो बता रहा हूं। क्या करता है, कोई भी एक कंपाउंड होगा वो KI से रिएक्शन करेगा तो I2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो I2 ये रिलीज हो रही है, ये I2 क्या करेगा, हाइपो सॉल्यूशन से ट्रीट किया जाएगा। हाइपो सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। हाइपो सॉल्यूशन से ट्रीट किया जाएगा तो Na2S4O6 बनेगा और NaI। बात समझ में आ रही? तो ये रिएक्शंस होती हैं। बस इस रिएक्शन को अगर ये दो रिएक्शन याद रखेंगे तो, मतलब लास्ट ये वाली सेकेंड रिएक्शन याद रखेंगे तो आइडोमेट्रिक आइडोमेट्रिक के सारे क्वेश्चन। अब इसमें करना क्या है, इसमें करना क्या है, आप ऊपर वाला तो कंपाउंड चेंज कर सकता है, वो H2O2 हो सकता है, CuSO4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कंपाउंड नहीं चेंज होगा, इसमें ध्यान रखिएगा। इसमें रिएक्शन फिक्स है। इसमें कह सकता हूं इक्विवेलेंट ऑफ कंपाउंड इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ I2 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Na2S2O3। यस या नो? क्यों? क्योंकि ये कंपाउंड रिएक्ट करके इससे I2 निकाल रहा है तो इसके इक्विवेलेंट इक्वल टू इसके इक्विवेलेंट, और यही आयोडीन फर्दर रिएक्ट कर रहा है तो इसके इक्विवेलेंट इक्वल टू इसके इक्विवेलेंट। तो A इक्वल टू B और B इक्वल टू C, तो A इक्वल टू C हो जाएगा कि नहीं? Yes, sir. यस सर Yes, sir. यहाँ पे इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया, और यहाँ पे जो भी देख रखेगा उसको सॉल्व कर देना, बस कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, अपने आप को समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चन। लिखिए क्वेश्चन लिखिए। $50 ml of aqueous solution of H2O2. 50 ml of aqueous solution of H2O2 was treated with 50 ml of aqueous solution of H2O2 was treated with an excess of KI solution, and diluted H2SO4 full stop. This liberated iodine required 20 ml of 0.1 normal Na2S2O3, 20 ml of 0.1 normal Na2S2O3 solution for complete neutralization. Calculate the concentration of H2O2 in gram per liter. Calculate the concentration of H2O2 in gram per liter. क्या कर सकते हैं हम? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। 50 ml of aqueous solution of H2O2 was treated with an aqueous solution excess of Ki and diluted H2SO4. The liberated iodine required 20 ml of 0.1 normal H2SO3 solution for complete neutralization. Calculate the concentration of H2O2 in gram per liter. सर ये डाइल्यूटेड H2SO4 के साथ ट्रीट किया गया है। यस, मतलब मैं रिएक्शन लिख के बता देता हूं आपको क्या है यहाँ पे। बाकी आप लोग कहिए। H2O2 आपका है वो KI के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, और H2SO4 भी पड़ा है, और I2 रिलीज कर रहा है। यही I2 रिएक्शन कर रहा है हाइपो सॉल्यूशन, और वो आपका बाकी कुछ क्या बना रहा है वो आप देख लीजिए। Na2S4O6 बनाएगा और यहाँ पे NaI, ठीक है। सर 0.1 नॉर्मल था ना?
0.1 normal, yes. सर 0.34 आया क्या? 0.34, Sir, 0.68. yes, 0.68, बिल्कुल सही आंसर, 0.68। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को करना है तो आप बताइए ये आपका क्या है, या I2 है, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ I2 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Na2H2O3, यस या नो? Yes, sir. अब आपको इंफॉर्मेशन किसके बारे में दी है? सिर्फ इसके बारे में दी और इसके बारे में पूछा है, I2 के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे लिख दूं कि इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Na2H2O3, यस या नो? Yes, बोलो sir. सही है? अब यहाँ पे आपको 20 ml ये दिया है और 0.1 डिवाइड बाय 1000, ये आपको क्या मिल गया? इक्विवेलेंस ऑफ दिस मिल। अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर, क्योंकि इसका वेट ही पूछा है और इसकी नॉर्मेटिव दी थी, इसका वॉल्यूम दिया था, सीधा कर दिया। यहां से W कितना आ जाएगा बताओ बेटा, कितना आ रहा है W? नहीं है आपके पास? इस तरीके से नहीं किया था। कितना आ रहा है? 0.034 ग्राम, 0.34 ये आपका W आ गया। अपने को ये किस में आ रहा है? ये अपना जो आ रहा है ये आपका 50 ml में आ रहा है, और पूछा किसमें? 1000। ये जो आंसर आ रहा है ये 50 ml में आ रहा है, 50 ml H2O2 दिया था, उसी में इतना वेट आ रहा है। हमको क्या चाहिए? 50 ml में H2O2 आपका 0.034 ग्राम है, हमको चाहिए 1000 ml में, क्योंकि ग्राम पर लीटर पूछा है। तो यहाँ से X निकल जाएगा, X जो आपका आएगा वो 0.68। बोले यस या नो? नॉर्मेलिटी निकाल के स्ट्रेंथ वाला फॉर्मूला लगाए थे। हाँ, नॉर्मेलिटी निकाल के स्ट्रेंथ वाला फॉर्मूला कर सकते, बिल्कुल सही बात। ठीक है, एक ये हो गया। अब देखिए इसमें हम लोग और क्या कर सकते हैं। अब अगर मान लो ये नॉर्मेलिटी की ना जगह पे मोलरिटी दिया होता तो एन फैक्टर की जरूरत पड़ती, तो इसके एन फैक्टर को भी समझ लेते हैं। इसका एन फैक्टर कितना होगा बताओ? ये 0 है और 0 से -1 जा रहा है, कितने का चेंज? 1 का, 2 के लिए 2 का, यस या नो? अगर ये देखें तो +2 है और ये जा रहा है 2.5, इसका एन फैक्टर बताओ 1 होगा कि नहीं? यस सर। +2 से +2.5 जा रहा है तो 0.5 का चेंज, और 2 के लिए 1 का चेंज। क्या क्लियर है बात सबको? यस सर। तो अगर ये मोलरिटी दी होती तो एन फैक्टर की जरूरत पड़ती, वो भी अपने को निकालना आता है। यहाँ नॉर्मेलिटी दी थी तो भी निकाल लिया। क्या ये बात बिल्कुल समझ में आ गई आइसोमेट्रिक एंड आइसोमेट्रिक टाइट्रेशन में? यस सर। अच्छा, बहुत बढ़िया है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो टाइट्रेशन आपका पूरी तरह से खत्म हो जाता है। टाइट्रेशन में आपने एक चीज देख ली है कि कहीं भी किसी भी तरह का टाइट्रेशन हो, लेकिन एक ही चीज लग रही है। क्या लग रही है? लॉ। वेवेलेंस। हर बार लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाओ और आंसर करते हुए चले जाओ आगे। अब आ जाते हैं भाई साहब आगे एक कॉन्सेप्ट में, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट है POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक
कंजर्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब देखिए तीन तरह के टॉपिक, एक हमने वो वाला कॉन्सेप्ट लिमिटिंग में मोल मोल वेट वेट खेल गया है, या तो क्वेश्चन उस तरह सॉल्व होंगे, और उस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या जरूरी है कि रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। यस या नो? सर क्या लिमिटिंग Yes, sir. क्वेश्चन करके आए थे, मोल मोल में गेम खेला था, वेट वेट में गेम खेला था, क्या वहां पे बिना बैलेंस कभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? नो No, सर। sir. फिर दूसरा तरीका हमने सीखा इक्विवेलेंट का। इक्विवेलेंट में ये सीखा कि चाहे रिएक्शन बैलेंस हो चाहे ना बैलेंस हो, लेकिन एन फैक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से सारे सॉल्व कर सकते हैं। ये भी समझ में आ गया होगा सबको? यस सर। Yes, sir. ये तीसरा तरीका है उन्हीं क्वेश्चन को जो हम इक्विवेलेंस से सॉल्व कर सकते हैं, मोल कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को हम पीयूएसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये सबसे आसान टॉपिक होता है, मतलब ये सबसे आसान होता है। अगर आपको प्रैक्टिस में आ गया तो पीयूएसी बहुत ही आसान तो सभी चीजें हैं, बस वो प्रैक्टिस में आने की बात है। ठीक है, पीयूएसी किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है वो मैं आपको बता देता हूँ। पीयूएसी इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि जब भी हमारी रिएक्शन होती है तो उसमें एटम कंजर्व रहते हैं। क्या सबसे पहली क्लास में हमने पढ़ा था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसमें मैंने बताया था कि एटम इन अ रिएक्शन, एटम neither be created nor be destroyed, it can be conserved। क्या बात सही है बेटा? यस सर। सब कुछ हो सकता है, लेकिन एटम कभी भी आपके डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते या क्रिएट नहीं हो सकते, नए नहीं हो सकते, मतलब एटम मस्ट बी कंजर्व। ठीक है, बस इसी कॉन्सेप्ट को लेके पीयूएसी बना। अब पीयूएसी में एटम अगर कंजर्व है, मतलब एटम जो पहले थे वही एटम बाद में रहेंगे, तो एटम के बेसिस पे ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट को सॉल्व किया गया है। एक मैं दिखाता हूँ कि कैसे पीयूएसी लगाते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल KClO3 गोज टू KCl है और प्लस O2। अब देखिए इसमें भी यही इंपॉर्टेंट है कि चाहे रिएक्शन बैलेंस हो चाहे ना बैलेंस हो, चाहे वो एक स्टेट में हुई हो चाहे वो 1000 स्टेट में हुई, बट पीयूएसी अपने आसानी से लग जाए। कैसे लगाते हैं? अब अगर मान लो हमको इसके और इसके बीच में पीयूएसी लगाना, तो मैं देखूंगा कि कौन सा एटम कंजर्व है। पहले हम चलो इसके और इसके बीच में लेते हैं। पहले हम मान लो इसके और इसके बीच में पीयूएसी लगाना चाहते हैं, तो इसमें कौन सा एटम कंजर्व है, मतलब इधर भी है और इधर भी पाया जा रहा है, कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ भी है, ऑक्सीजन यहाँ भी। तो हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे पीओएसी ऑन ऑक्सीजन एटम, मतलब ऑक्सीजन एटम जितने यहाँ थे उतने यहाँ पे होने चाहिए, वो कंजर्व रहेंगे। तो ऑक्सीजन एटम कह दूं या मैं उसके मोल्स कह दूं, वो भी कंजर्व रहेंगे। तो मैं कह दूं कि मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन KClO3 equal to moles of oxygen atom in O2। अब पहली क्लास याद करो, क्या मैंने मोल्स, अगर कंपाउंड के पूरे मोल्स पता है तो किसी एटम के मोल्स निकालना सिखाया था? यस सर। तो हो गया। अब बताओ यहाँ पे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम चाहिए, जब इसका 1 मोल होगा तो ऑक्सीजन के कितने मोल होंगे? 3 3 into मोल्स ऑफ KClO3 के, कि भाई 1 मोल था तो 3 थे। अब मोल्स जितने हैं आपके पास उससे वो रख दो वैल्यू, तो आपको टोटल मोल्स मिल जाएंगे ऑक्सीजन। क्या क्लियर है बात? Yes, sir. यहाँ पे क्या करूं, 2, इसके 1 मोल में ऑक्सीजन के मोल्स कितने, ऑक्सीजन एटम के कितने मोल है, 2 into मोल्स ऑफ O2। O2 के कितने मोल्स हैं इंटू 2 कर दूं तो मुझे टोटल मोल्स कितने होंगे वो पता चल जाएंगे। अब मेरे पास अननोन ये दोनों चीजें हैं, अगर ये दोनों चीजें मुझे पता चल जाएं तो ये इक्वेशन बनेगी, सीधा इसमें आंसर रखूंगा, मिल जाएगा। अब देखिए एक और पीओएसी लगाते हैं, पीओएसी ऑन पोटेशियम। पोटेशियम में पीओएसी लगाते हैं, तो इसके और इसके बीच में अगर हम देखें तो पोटेशियम आपका कंजर्व हो रहा है, तो यहाँ पे पीओएसी लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, मोल्स ऑफ के एटम इन KClO3 इक्वल टू मोल्स ऑफ के एटम इन KCl, यही तो करेंगे, करेक्ट। तो अगर हमने ये कर दिया तो हमें पहले बताओ KClO3 में कितने मोल्स हैं, 1 मोल में कितने मोल होंगे? 1 1 into मोल्स ऑफ
KClO3, क्योंकि मोल्स ऑफ KClO3 चेंज होंगे तो मोल्स ऑफ K भी चेंज होंगे। एक मोल में तो 1 है, लेकिन उसके 1000 मोल हो जाते हैं यार, तो उतने के एटम। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 into मोल्स ऑफ KC। इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ये पीओएसी का कॉन्सेप्ट है और उसको अप्लाई करना भी मैंने आपको सिखाया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम चलते हैं एक रियल में क्वेश्चन का, ठीक है। तो आप पहले इसको समझ लीजिए, लिख लीजिए जिसको लिखना है, मैं अब क्वेश्चन बोलने जा रहा हूँ, वो हम लोग करेंगे। अच्छा, ये जो मोल आज हम लोग क्या कर रहे थे, चलो चलो ठीक है, उसकी बात में करेंगे। अभी क्वेश्चन लिखो, अ सैंपल ऑफ KClO3, अ सैंपल ऑफ KClO3, इसी पे क्वेश्चन बोल रहा हूँ। सैंपल ऑफ KClO3 ऑन डिकम्पोजिशन gives 448 ml of O2 gas at NTP. 448 ml of O2 gas at NTP. Calculate question number 1. Calculate question number 1. Weight of O2 produce. Weight of O2 produce. Question number 2. Weight of KClO3 originally taken. Weight of KClO3 originally taken. Question number 3. Weight of KCl produce. Weight of KCl produce. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या हमसे क्वेश्चन हो जाएगा कि नहीं, और इसमें पीओएसी कैसे अप्लाई करें। ठीक है, बस ये देख लें। अब देखिए बेटा, यहाँ पे अगर हमारे पास रिएक्शन पता है, हमको बैलेंस हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये रिएक्शन पता। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिया क्या है, इसके वॉल्यूम दिया है, इसकी 448 ml दी, बस इतनी चीज दी हुई है, और आपसे पूछ क्या रहा है कि KClO3 कितना यूज होगा और KCl कितना प्रोड्यूस होगा और इसका वेट कितना होगा। क्या ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते? पीओएसी तो छोड़ दीजिए, दूसरे से नहीं कर सकते, किसी कॉन्सेप्ट से कर सकते। यस दूसरे से कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, इसकी बैलेंस रिएक्शन लिखिए। बैलेंस रिएक्शन में इसके 1 मोल है, ये बैलेंस रिएक्शन कितनी होगी 2, और ये 2 ये 3, तो जब इसके 2 मोल थे तो इसके 3 मोल थे। 448 ml एसटीपी दिया है, तो अगर ये एसटीपी पे दिया है तो आप इसको डिवाइड बाय 22,400 कर देंगे। सर उससे यस इसके सर। करेंगे, जब इसके 2 थे इसके 3, अभी इसके इतने मोल्स हैं तो ये कितने मोल्स होंगे, आ जाएगा, मोल आ गया, वेट आ गया। यस सर। पता है, उसके लिए बैलेंस रिएक्शन का होना जरूरी था। अब आ जाते हैं कि भाई इसी क्वेश्चन को इक्विवेलेंट से करना है तो इक्विवेलेंट से भी कर सकते हैं। भाई इसके इक्विवेलेंट इक्वल टू इसके इक्विवेलेंट। अब इसका क्या दिया है, मोल्स पता है, क्योंकि इसको 448 डिवाइड बाय 2400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके मोल्स आ जाएंगे। बस आपको एन फैक्टर पता हो तो मोल्स इनटू एन फैक्टर, मोल्स इनटू एन फैक्टर बता देंगे, हो जाएगा, वो भी हो गया। अब आ जाते हैं इसी को पीओएसी से करके देखें। तो सबसे पहले बताइए कि मोल्स ऑफ O2 कितना है। 448 डिवाइड बाय 22,400 कितना आएगा? 0.02 0.02 मोल्स आएगा। तो ये मोल्स आ गए किसके, O2 के। तो आप बताओ पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर ये है कि वेट ऑफ O2 बताओ। तो वेट ऑफ O2 क्या हो जाएगा, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। बोलो सही है कि नहीं? यस सर। कितना आ जाएगा? 0.64 ग्राम। 0.64, ये आपकी मोल्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि आप फाइंड करिए कि KClO3 कितना। आपको इंफॉर्मेशन O2 के बारे में दी है और KClO3 के बारे में पूछ रहा है।
तो हम KClO3O2 में देखेंगे कि कौन कंजर्व हो रहा है, कौन कंजर्व हो रहा है, ऑक्सीजन। तो हम क्या करेंगे, POAC इन ऑक्सीजन एटम, POAC लगाएंगे तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन KClO3 इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन O2। यही तो करेंगे भैया, बोलो सही है। यस सर। इधर क्या होगा बताओ, इधर एक मोल में 3 मोल थे इनटू मोल्स ऑफ KClO3, और इधर एक मोल में 2 मोल थे इनटू मोल्स ऑफ O2। इतनी बात समझ में आ गई सब। अब क्या करना है अपने को, मोल्स ऑफ O2 निकालने के लिए 2 इनटू मोल्स ऑफ O2 कितने होंगे, 448 डिवाइडेड बाय 22,400। बोलो सही है कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. मोल्स ऑफ O2। अब 3 इनटू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा KClO3, क्योंकि वेट निकालना है मुझे, तो इसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, बोलो सही है कि नहीं, यही तो करना पड़ेगा। यस सर। Yes, So, sir. Yes, sir. W कितना आ रहा है, कैलकुलेट करिए फटाक से। 1.67 ग्राम। 1.67 ग्राम, ये आपका वेट है। अब क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि KCl कितना प्रोड्यूस होगा। फिर से बताओ, अगर मुझे KClO3 दिया है, अच्छा O2 और KCl के बीच में क्या POAC लग सकता है, नहीं, नो सर। कुछ भी कॉमन नहीं है, POAC इन्हीं के बीच में लगेगा। तो हम क्या करें, KCl को निकालना है तो POAC ऑन K एटम में लगा देते हैं। तो 1 इनटू मोल्स ऑफ KClO3 इनटू 1 इनटू मोल्स ऑफ KCl। मैंने डायरेक्टली लिख दिया, क्या समझ में आ रहा है सबको, 1 क्यों लिख दिया। यस सर। यस सर। ठीक है, अब 1 इनटू वेट, वेट आपको इसका आ गया कितना, 1.67 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर 122.5, तो इसके मोल्स आ गए, लिख दिया अपन ने। अब हमको चाहिए मोल्स ऑफ KCl, तो 1 इन वेट अपॉन KCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, वेट 24.5। कितना, 24.5। 40 24.5। 24.5 70। 74। 70.5, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से वेट आ जाएगा, W आ जाएगा, ये W कितना आ रहा है बताओ, 74.5। 74.5, ठीक है। अब बताओ ये वेट कितना है, Sir, 0.993. 0.993, ये अपने पास आ गया। क्या ये POAC का एक बहुत अच्छा नमूना है, मतलब POAC से भी लगा सकते हैं, सेम क्वेश्चन को लिमिटिंग से भी लगा सकते हैं, सेम क्वेश्चन को इक्विवेलेंट से भी लगा सकते हैं। अब आपके हाथ में है कि आपको किस कॉन्सेप्ट में ज्यादा अच्छे से, क्या सबको समझ में आ रहा है बेटा। यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन लिखिए, 27.6 ग्राम ऑफ K2CO3, 27.6 gram of K2CO3 was treated by a series of 27.6 gram of K2CO3 was treated by a series of reagent so as to convert all its carbon to K2Zn FeCN6 whole twice, K2Zn3 है, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि K2CO3 था, उसको बहुत सारे रिएजेंट से ट्रीट किया गया, अब वो रिएजेंट का नाम नहीं दिया, उसने कहा कि भैया K2CO3 था और उसको बहुत सारे रिएजेंट के साथ ट्रीट किया गया और ये बन गया, ठीक है। और आगे देखिए क्या कह रहा है, K2CO3 ये आपको बन गया, फुल स्टॉप। कैलकुलेट द वेट ऑफ प्रोडक्ट एंड given that
molecular weight of this, and given that molecular weight of this is 698 ग्राम, इसका molecular weight कितना है? 698 ग्राम. इसका molecular weight है 698 ग्राम. कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट करना है इस प्रोडक्ट का वेट. क्या आप एक बात हो जाएगा. क्वेश्चन बता दीजिए. क्या इस क्वेश्चन को तुम लिमिटिंग रिएजेंट वाले कॉन्सेप्ट से कर सकते थे, मतलब बैलेंस करके कर सकते थे? क्या इसको कभी बैलेंस कर पाओगे? No, sir. अगर इस रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर सकते हो तो वो आगे जो मोल कॉन्सेप्ट से आपने पहले लगाया था लिमिटिंग रिएजेंट वाले कॉन्सेप्ट से, उससे कभी लगा पाओगे? नहीं. अच्छा, इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं क्या? अब इसमें एन फैक्टर, ना तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है, और ना तो ये आपका एसिड बेस रिएक्शन है. तो आपको रिएक्शन नहीं पता चल रही किस तरह की रिएक्शन है, तो आप इसमें इक्विवेलेंट भी नहीं लगा सकते हैं, एन फैक्टर भी नहीं पता कर सकते हैं. एन फैक्टर नहीं पता कर पाएंगे तो इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट लगाना डिफिकल्ट हो जाएगा. एन फैक्टर पता कर सकते हैं लेकिन इसका बहुत डिफिकल्ट होगा क्योंकि रेडॉक्स वाला नहीं है, ये अलग ही कॉन्सेप्ट है, तो वो भी दिक्कत करेगा. अब आ जाते हैं कि एक और कॉन्सेप्ट पीओएसी. तो ये सिर्फ और सिर्फ पीओएसी से ही आसानी से सॉल्व हो सकता है. अब क्वेश्चन को अगर हम पढ़ें, आंसर 139.6 ग्राम है. 139.6 ग्राम नहीं, 11. Sir, 11.63. यस, 11.6 ग्राम. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कार्बन एटम जो है वो आपका कंजर्व है, जो पहले था वही बाद में. कार्बन एटम के बारे में एम्फसाइज किया है. तो अगर कार्बन एटम के बारे में एम्फसाइज किया है तो मैं कह सकता हूं कि पीओएसी ऑन कार्बन एटम लगा दूं. और कार्बन एटम में पीओएसी लगाऊंगा तो इधर बताओ कार्बन कितना है, मोल्स ऑफ कार्बन एटम इन K2CO3, और इधर लिखूंगा मोल्स ऑफ कार्बन एटम इन K2ZN3 और FeCN6 होल. यही तो लिखूंगा ना, कि बात सही है कि नहीं बेटा? बोलो. अब बताओ यहाँ पे कितने हैं कार्बन के मोल? एक मोल में एक इनटू मोल्स ऑफ K2CO. इसमें कार्बन के एक मोल में, इस कंपाउंड के कार्बन के कितने मोल हैं? 12 है. क्या दिख रहा है? 6 into 2 तो 12 हो गए. अब इसको कार्बन से मल्टीप्लाई करो तो 12 कार्बन के मोल्स होंगे एक मोल में, इनटू आपका मोल्स ऑफ K2ZN3 FeCN6. देखो कैसे एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. अब बताओ क्या K2CO3 का वेट दिया है? यस, 27.6. इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 138 ग्राम. 138 ग्राम. ठीक है. इक्वल टू 12 इंटू इसका वेट आपको निकालना है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 698. आप क्या W निकाल लेंगे बेटा? और W जो आ रहा है वो आपका आ रहा है 11.6. यस. समझ गए? तो ये क्वेश्चन है, क्या कुछ डिफिकल्ट है? पीओएससी से तो एक डायरेक्टली एक लाइन में हो जा रहा है. तो क्वेश्चन देखते वक्त आपको डिसाइड करना है कि पीओएससी लगाएंगे, इक्विवेलेंट लगाएंगे, आपको लिमिटिंग रिएजेंट लगाना. बस क्वेश्चन सॉल्व. और एक क्वेश्चन करेंगे. सर. चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए. In a gravimetric determination of phosphorus, comma, an aqueous solution of sodium dihydrogen phosphate मतलब NaH2PO4. Sodium dihydrogen phosphate is treated with a mixture of ammonia and Mg2 plus.
Mg2 plus 2 क्वेश्चन रिपीट कर दिए। टू प्रिसिपिटेट, अभी बता देता हूँ, टू प्रिसिपिटेट मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, टू प्रिसिपिटेट मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट डॉट 6, ये क्वेश्चन, मतलब ये आपको रिएक्शन हो रही है, ये आपको क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है। अब आगे क्या क्या है, दिस इज हीटेड एंड डिकम्पोज, इसको फर्दर हीट किया गया एंड डिकम्पोज टू Mg2P2O7 एंड डिकम्पोज टू Mg2P2O7, Mg2P2O7, full stop. A solution of NaH2PO4, a solution of, ये जो solution है NaH2P2O4 PO4 gives, a solution of NaH2PO4 gives 1.054 gram, 1.054 gram of Mg2P2O7, 1.045 gram of Mg2P2O7. Then calculate weight of, सर 1.045 ये लिखा है, then calculate weight of NaH2PO4, इसका वेट पूछा है और इसका वेट दिया है, ये पूरी रिएक्शन हो रही है। इतना बड़ा क्वेश्चन दिया, इतना रामायण दिया, लेकिन आंसर सिर्फ एक लाइन में, कैसे? एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देंगे। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है ना बेटा आपके सामने, देखो ना कि भाई इसकी रिएक्शन की गई, ये बना और इसको हीट कर दिया, ये बन गया। अब आपका इसका वेट दिया और इसका वेट पूछा, ठीक है। लैंग्वेज आप वीडियो से नोट कर लीजिएगा, करेक्ट। तो ये आपको बात समझ में आ रही है, इतना आपको दिया। अब आप एक बात बताइए कि अगर मुझे इससे रिएक्ट करके ये बना रहा है, बैलेंस रिएक्शन मुझे नहीं पता, फिर इसको हीट कर दिया गया, ये बना रहा है, कुछ भी हुआ हो, कितने भी स्टेप में रिएक्शन हुई हो, लेकिन कोई ना कोई एक एटम आपका कंजर्व रहेगा। लाइक दिस क्वेश्चन में आपका फॉस्फोरस कंजर्व है, तो हम क्या कहेंगे कि POAC ऑन फॉस्फोरस एटम लगा दो। POAC ऑन फॉस्फोरस एटम मतलब मोल्स ऑफ फॉस्फोरस एटम in NaH2PO4 and moles of Mg2P2O7, बस moles of phosphorus atom in Mg2P2O7, ये अपने को देना। अब बेटा यहाँ बात समझो, यहाँ पे आप बताओ फॉस्फोरस के एक मोल में कितना था, 1 इंटू मोल्स ऑफ NaH2PO4, यहाँ पे एक मोल में कितना मोल है बताओ, 2 मोल है ना, 2 इंटू मोल्स ऑफ Mg2P2O7, बस हो गया क्वेश्चन। आपको 1 इंटू वेट ऑफ दिस डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा बताओ, 120, और यहाँ पे 2 इंटू 1.054 डिवाइड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट 222.55 230 22 32 222 222, ओके 222 ग्राम आ गया आपका। ये आपका 222 ग्राम है, बस इसको 0.55 ये W कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा W, 1.1366 1.139 139 ग्राम, ये आपका क्वेश्चन हो गया। मतलब मैं देख रहा हूं कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट ऐसे लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा POAC। क्या किसी को डाउट है अब इसमें? नो सर। नहीं, ठीक।
अब आपको एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या बचता है, मतलब अब आपको एक क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में ही दिया होगा, उसको मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, अब आप लोग खुद करिएगा, कोशिश करिएगा, फिर वो होगा नहीं होगा तो डाउट तो मैं बताऊंगा। अब एक अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है, लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, और उसके बाद ये खत्म, ठीक, और फिर मैं आपको छोड़ दूंगा। मतलब आज की क्लास मुझे लग रहा है कि अभी जल्दी खत्म हो जाए, तो आप लोगों का रिजल्ट आया, आप लोग मस्ती काटो जाके, कोई दिक्कत नहीं है। एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है एडियोमेट्री। ये वैसे इन जनरल मैं गैसियस स्टेट में पढ़ाता हूं, क्योंकि एडियोमेट्री जो आपकी होती है गैसियस रिएक्शन से रिलेटेड होती है, और एक गैसियस रिएक्शंस के वॉल्यूम को मेजर करने के लिए ये आपकी टेक्निक यूज की जाती है, ठीक है। बट आपकी बार आपके जो मॉड्यूल है उसमें ये एडियोमेट्री पहले ही दिया है, तो इसलिए मैं पढ़ा देता हूँ ताकि आप परेशान ना हो कि पीओएसी क्या होता है, एडियोमेट्री क्या होता है। और साथ में अब आप अपना मॉड्यूल लगाने के लिए फ्री हैं, आप मॉड्यूल में क्वेश्चन लगाइए, जहां जहां का लगाइए, चाहे एडवांस का लगाइए, कहीं भी लगाइए, ठीक है। सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं बहुत आराम से। अब आ जाते हैं एडियोमेट्री में क्या चीज है, क्या टॉपिक है, क्या है ऐसा, तो इसको पहले समझ लेते हैं, फिर मैं इसको लिखा दूंगा लैंग्वेज में भी। एडियोमेट्री क्या है? एडियोमेट्री कुछ नहीं है, एक एडियोमीटर ट्यूब होता है जिसकी हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या होता है, आपका सारे गैसेस भरे होते हैं। अब इसमें कोई एक हाइड्रोकार्बन डाल देगा और इसी में आपका O2 गैस भी डाल देगा और उनकी रिएक्शन करा देगा, बम्बार्डमेंट मतलब कंबसन टाइप का बहुत सारा रिएक्शन करा देगा, और रिएक्शन कराने के बाद कुछ कुछ बनेगा, फिर उनके साथ कुछ कुछ करेगा, फिर वो आपको ये हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना, ठीक है। तो आप समझिए, अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन है, मान लेते हैं कि वो हाइड्रोकार्बन CXHY है, उसके हमें कोएफिशिएंट नहीं पता कार्बन हाइड्रोजन के, तो हम एक को X मान लेते हैं, एक को Y मान लेते हैं। अब ये O2 के साथ जब भी रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, CO2 and H2O बनाएगा कि नहीं? बोलो सही है कि नहीं? ये भी आपका गैस, ये भी आपका गैस, ये भी आपका गैस, ये भी आपका गैस, सब गैसियस, क्योंकि गैसियस रिएक्शन के साथ ही हम डील कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है बेटा कि हम इसमें अब इसको बैलेंस करने जाते हैं। यहाँ कार्बन के X एटम है, तो यहाँ भी कार्बन के X एटम कर दो, बोलो सही है कि नहीं? बैलेंस हो गया कार्बन। यहाँ हाइड्रोजन Y एटम है, यहाँ पे हाइड्रोजन H2 है, तो इसको Y/2 कर दो, एटम बैलेंस हो गए। यहाँ भी Y एटम है, यहाँ भी Y एटम है, क्योंकि ये 2 कैंसिल हो जाएगा। यस या नो? यस सर। अब अगर ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो मेरे पास ऑक्सीजन यहाँ पे आपका है, यहाँ से ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं 2x, और यहाँ से ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं y ऑक्सीजन। तो बताओ 2x इंटू y/2, ये आ गया ऑक्सीजन एटम, जबकि ये दिया है मॉलिक्यूल, तो मैं इसको डिवाइड बाय 2 कर दूं, बोलो सही है? यस सर। जब मैं डिवाइड बाय 2 करता हूं तो इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, तो ये आपका रिएक्शन क्या बन जाएगा, x और HY प्लस x प्लस y/4 O2 goes to XCO2 प्लस y/2 H2O। अब आप चेक करो कि क्या आपके ऑक्सीजन इधर और इधर बैलेंस है कि नहीं, चेक करो ऑक्सीजन एटम यस बैलेंस है। तो बस ये आपकी बैलेंस रिएक्शन हो गई। तो बैलेंस रिएक्शन मैंने कैसे लिखा, ये आपको समझ में आ गया? अब Yes, बात समझते हैं। इसमें 2 चीजें लगेंगी। पहली चीज क्या लगेगी, पहली चीज ये लगेगी कि ये रिएक्शन कराई जाती है और हमेशा लिमिटिंग एजेंट हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन पूरा का पूरा बर्न हो जाता है और O2 या तो एक्सेस में होगी या तो ये भी लिमिटिंग होगी, मतलब ये और ये दोनों खत्म हो जाएंगे, और या तो ये खत्म हो जाएगा ये एक्सेस में होगा, ऐसे क्वेश्चन करके देगा। तो आप समझिए कि जब मैंने रिएक्शन कराई ये खत्म हो गया, अब जब रिएक्शन खत्म हो गई होगी तो कौन कौन होगा, कुछ अनरिएक्टेड O2 पड़ा होगा, कुछ CO2 फॉर्म हो जाएगा और कुछ H2O फॉर्म हो जाएगा।
तो इस कंटेनर में 3 चीजें बचेंगी जब रिएक्शन खत्म होगी। कौन? अनरिएक्टेड O2, CO2 और H2। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। नहीं होता जब तक इंटरनल मैकेनिज्म नहीं पता होगी आपको, जो मैं फील करा रहा हूँ ये जब तक आप फील नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। आपने क्या किया? हाइड्रोकार्बन और O2 डाल दिया, हाइड्रोकार्बन O2 डाला तो रिएक्शन हो गई, हाइड्रोकार्बन लिमिटिंग था, खत्म हो गया। अब रिएक्शन में क्या होगा? O2 होगा, CO2 होगा और H2 होगा। क्या क्लियर है बात इतनी सबको? यस सर। अब क्या कर रहा हूं कि कहेगा कॉन्ट्रैक्शन एंड कूलिंग। जब मैं कूल करूंगा तो इसके वॉल्यूम में डिक्रीज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि जब मैं कूल करूंगा तो जो गैसियस वाटर होगा वो लिक्विड वाटर बन जाएगा। बात समझ में आ रही? तो जब लिक्विड sir. वाटर बन जाएगा तो इसका वॉल्यूम थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होगा। करेक्ट? तो अब जब आफ्टर कंबशन एंड कूलिंग, मैं लिख देता हूं आफ्टर कंबशन एंड कूलिंग, आपका क्या बचेगा? वॉल्यूम ऑफ O2, अनरिएक्टेड O2 प्लस वॉल्यूम ऑफ CO2 बचेगा कि नहीं आफ्टर कूलिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन। यस सर। इतनी बात आपको पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, इसी को मैं दूसरे तरीके से लिख रहा हूं कि डेल्टा V वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, वो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट माइनस वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट। ये हमेशा लगेगा। अब देखिए VR क्या है? VR इज द वॉल्यूम ऑफ gaseous reactant, volume of gaseous reactant present initially। ठीक है? और VP क्या है? VP क्या है? वॉल्यूम ऑफ gaseous product आफ्टर कूलिंग। ये बात याद रखिएगा, कूलिंग के बाद का ये वॉल्यूम है। अच्छा, कूलिंग के बाद आपका H2O चला गया होगा कि नहीं? चला गया होगा। हाँ, तो ये Yes, वॉल्यूम होगा। तो ये बात आपको याद रखना, यही दो कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है? इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट। आपको एक बात पता चल गई कि आपने ये डाला और ये डाला और फिर इनकी रिएक्शन करा दी, रिएक्शन हो गई भैया। और रिएक्शन होने के बाद फिर आपका कंबशन और कूलिंग के बाद आपका अनरिएक्टेड O2 बचेगा और CO2 बचेगा। क्यों? क्योंकि ये लिमिटिंग था, खत्म हो चुका है। और कूल कर दिया तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो अब गैसियस सिर्फ यही तो बचे होंगे, वो लिख दिया। और जो चेंज इन वॉल्यूम आएगा वो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट। पहले ये दोनों रिएक्टेंट कितने थे, और कूलिंग करने के बाद इसको हटाने के बाद ये बचा वॉल्यूम ऑफ रिएक्ट प्रोडक्ट, वो लिख दो। और उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वही डेल्टा V है। इतनी बात आपको सबको क्लियर हो रही है? यस सर। अब वो क्या कहेगा कि जो ये दोनों आपके बचे हैं, इनके ऊपर से NaOH या बेस पास कर दिया गया, तो फर्दर वॉल्यूम चेंज हो गया, फर्दर वॉल्यूम में डिक्रीज आया। तो जब हम बेस इनके ऊपर से चेंज पास करेंगे तो बताओ इनमें से कौन सा एब्जॉर्ब हो जाएगा? बेस किसके साथ रिएक्शन करेगा? CO2। CO2। क्योंकि CO2 एसिडिक गैस है, एसिडिक गैस है तो इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, तो बचेगा कौन? सिर्फ अनरिएक्टेड O2। इतनी बात याद रखिएगा। अगर इस मिक्सचर में आफ्टर कूलिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो मिक्सचर बचा, अगर उसके ऊपर मैं NaOH पास कर दूंगा तो NaOH पूरी CO2 को उड़ा ले जाएगा अपने साथ, सिर्फ अनरिएक्टेड O2 बचेगा। इतनी बात सबको क्लियर हो रही है कि नहीं? यस। ये नोट करो बेटा फटाक से, फिर मैं कुछ और लिखा देता हूँ। कर लिया। कर लिया? यस यस सर। सर। चलो,
अब देखिए यहां पे एक बात और याद रखना है कि गैसेस और यहां पे रिएजेंट एब्जॉर्ब्स गैसेस। कौन कौन सी गैसेस को एब्जॉर्ब कर सकते? तो जितनी एसिडिक गैसेस होते हैं, एसिडिक गैसेस कौन कौन है? CO2 है, SO2 है, SO3 है। इनको कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? बेसिक सॉल्यूशन लाइक KOH, NaOH, ये सब इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम एसिडिक के ऊपर NaOH पास कर देंगे तो मतलब वो CO2 पूरी पूरी एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है। दूसरी चीज, आपका अगर O2 गैस है तो उसको कौन एब्जॉर्ब कर पाएगा? उसको एब्जॉर्ब करता है एल्कलाइन पायरोगेलॉन। ये कैसा होता है इसका फॉर्मूला? ये है एल्कलाइन पायरोगेलॉन, करेक्ट। और आपका एक तीसरा होता है O3 गैस। O3 गैस को कौन एब्जॉर्ब करता है? टर्पेंटाइन ऑयल। ये है टर्पेंटाइन ऑयल, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। और अगर आपके पास N2 गैस है तो उसको कौन एब्जॉर्ब करेगा? हीटेड मैग्नीशियम। हीटेड मैग्नीशियम एब्जॉर्ब करेगा। मतलब ये जितनी गैसेस हैं इनको कौन एब्जॉर्ब करता है? इतनी बात आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इसको नोट कर। सर सेकंड वाला स्ट्रक्चर एक मिनट बता दीजिए। एल्कलाइन पैरागोलाल बेटा, ये बेंजीन है। बेंजीन जानते हैं? यस सर। और यहाँ पे 3 अल्कोहल ऐसे लगे। समझ गए? यस सर। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन करेंगे। एक मिनट सर, कॉपी कर रहा हूँ। तो मिटा दिए। लिखिए क्वेश्चन बेटा। 8.4 ml of gaseous hydrocarbon 8.4 ml of gaseous hydrocarbon was burned with 50 ml of O2 was burned with 50 ml of O2 in ediometer tube. Full stop. The volume of product after cooling and contraction to room temperature was 37.4 ml. Full stop. When this solution is treated with NaOH, the volume contracted to 3.8 ml. The volume is contracted to 3.8 ml. Then what is the molecular formula of hydrocarbon? Molecular formula of hydrocarbon. अब आ जाते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बताता हूं, फिर आप लोग अगला क्वेश्चन करिएगा। सेम क्वेश्चन मैं दूंगा, उसको आप करेंगे। अब देखिए, ऐसा ही अगर हम इस क्वेश्चन को देख लें तो अपने पास दिया है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन है CXHY, हमको नहीं पता है तो हम यही मानेंगे। Y/4 O2 goes to XCO2 plus Y/2S2, ये अपने पास दिए। ठीक है। अब क्या कह रहा है, कहना क्या चाह रहा है कि ये आपको
8.4 ml है आपका। तो आप बताइए कि बैलेंस रिएक्शन से क्या इनके मोल सबके बता सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. बैलेंस ही है ना, इसके मोल कितने हैं? 1। Yes, sir. इसका Yes, मोल कितना है? x प्लस वाई बाई 4। Yes, sir. और इसके मोल्स कितने हैं? x, और इसके मोल्स कितने हैं? y बाई 2। बैलेंस रिएक्शन से देखो, ये आपका 1 Yes, sir. मोल है और ये x प्लस वाई बाई 4 मोल है, और ये आपका x मोल है, और ये आपका y बाई 2 मोल है। बैलेंस रिएक्शन से यस या नो? Yes, sir. होते हैं वही तो मोल होते हैं। अगर आपको याद हो तो N2 प्लस 3S2 goes to 2NH3 करते थे, तो इसके बारे में, मोल के बारे में क्या कहते थे? इसके 1 मोल, तो इसका 3 मोल, तो इसका 2 मोल। याद आ रहा है बैलेंस रिएक्शन से? यस सर, समझ गए। अगर वॉल्यूम के बारे में कहेंगे तो इसका 1 लीटर, इसका 3 लीटर, इसका 2 लीटर, इसका 1 ml, इसका 3 ml, और इसका 2 ml। क्या बात क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Sir. तो हम पीछे पड़ चुके हैं, बस उसी कॉन्सेप्ट को लगा देते हैं कि भाई यहाँ पे जो अगर प्रेशर टेम्परेचर सेम है, Pv इक्वल टू nRT होता है, और अगर प्रेशर और टेम्परेचर सेम है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। जो मोल्स होंगे वही उसका वॉल्यूम होगा। यस या नो? Yes, sir. तो आप बताइए कि बैलेंस रिएक्शन से क्या मैं लिख सकता हूं कि इसका 1 ml है, इसका x प्लस वाई बाई 4 ml है, इसका x ml है, और इसका y बाई 2 ml। यस या नो? Yes, sir. और मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये लिमिटिंग होता है ऑलवेज, तो ये 8.4 ml है। तो जब ये 8.4 ml है तो O2 कितना यूज होगा, क्या निकाल सकते हैं? Sir. यस सर। है ना? ये 1 ml है तो x बाई 4 ml है, तो ये 4 ml निकाल दो। कितना आएगा 8? a कितना आएगा? a आएगा 0.4 into x plus y by x प्लस वाई बाई 4। क्या इतनी बात क्लियर है? sir. बोलो सही है? यस सर। अब अगर इसके और इसके बीच में इंफॉर्मेशन निकालें तो ये 1 ml था तो x ml था, अब ये 8.4 ml लग रहा है, तो ये कितना होगा? 8.4 into x होगा कि नहीं? Yes, sir. बोलो सही यस है? सर। यस सर। बस इतनी बात, सब लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। तो मैं आपको डायरेक्टली लिख के बता दे रहा हूं कि इसका मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 8.4 है तो इसका 8.4 into x प्लस वाई बाई 4 लगेगा, और ये प्रोड्यूस होगा 8.4 into x, ये प्रोड्यूस होगा 8.4 into y बाई 2। क्या सबको समझ में आ रहा है? ये मैंने डायरेक्टली कैसे लिख दिया? यस सर। Yes. Yes, sir. मैं लिखता तो आपको समझ नहीं आता, इसलिए मुझे वो बताना पड़ा। अभी बात समझ में आ रही है सबको कि कैसे कैसे लिख दिया मैंने आपको यहाँ पे? ठीक Yes, है। sir. अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो अब हम क्या करेंगे भाई साहब? हमको सिंपल पहला कॉन्सेप्ट लगाना है, पहला कि डेल्टा V इक्वल टू वी आर माइनस वीपी। ये हमने कुछ पढ़ा था ऐसा? यस, पढ़ा था डेल्टा V इक्वल टू। अब बताओ, डेल्टा V निकालने के लिए उसने कहा है कि पहले इसका 8.4 ml था, इसका 50 ml था, तो इनिशियल वॉल्यूम कितना होगा आपका? 8.4 प्लस 50। वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट यही होगा कि नहीं? Yes, sir. 8.4 ml इसका दिया था, 50 ml इसका दिया था, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट यही होगा। अब बताओ, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर वीपी क्या है? वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, गैसियस प्रोडक्ट आफ्टर कूलिंग। तो कूल करने के बाद इसका वॉल्यूम क्वेश्चन में कितना बोल रहा है? 37.4 है। यस या नो? Yes, sir. तो हमने दोनों वॉल्यूम रख दिया। अब वही चीज हम क्या करते हैं, जो हमने ये माना है इसमें भी कर दें। तो वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट क्या है? 8.4 प्लस 8.4 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 4। इतना ही तो यूज होगा, ये यूज होगा और ये यूज होगा रिएक्टेंट में। और प्रोडक्ट में आफ्टर कूलिंग के बाद क्या H2O नहीं होगा ना, सिर्फ क्या होगा? CO2। तो क्या मैं यहाँ पे ले सकता हूँ 8.4 इंटू एक्स? Yes, sir. इतनी बात सबको समझ में आई है तो बता दो, कहीं भी डाउट हो पूछो। आंसर C4H6 आ रहा है। हाँ क्या बेटा?
सर आंसर C4H6 है। हाँ वो अभी देख लेते हैं, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट मैंने क्या किया, इनिशियली हाइड्रोकार्बन पड़ा था, O2 पड़ा था, उनके वॉल्यूम दिए थे, लिख लिए। आफ्टर कूलिंग के बाद कितना वॉल्यूम बचता है वो भी क्वेश्चन में दिया था, लिख लिया। अब मैंने जो ये माना हुआ है इसको भी लिखा कि इनिशियली आपका ये था, O2 था, तो उसका वॉल्यूम लिख लिया। फाइनली जब आफ्टर कूलिंग के बाद H2O निकल जाता है, प्रोडक्ट में कौन बचता है, सिर्फ CO2, तो उसको लिख लिया। तो एक इक्वेशन मेरी बन गई। अब बताओ ये क्या इक्वेशन बनी है आपकी, ये कितना कैंसिल हो आएगा? जाएगा। ये कितना आएगा? अरे कितना बड़ा थी सर, मैं लीव हो गया था, मेरी बैटरी चली गई थी लैपटॉप में। ये कितना आएगा? बताओ बेटा। 21.4 सर। कितना? 51.46, 21.4। 21.4 इक्वल टू, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 8.4, कॉमन ले लें तो 1 प्लस एक्स प्लस वाई बाई 4 माइनस एक्स। 8.4 सभी से कॉमन ले लिया, 8.4 बाहर रखा हुआ है, 1 इससे x और इससे y बाई 4 और माइनस x से x कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 21.4 सर 21 आएगा। डिवाइड बाई 81.4। यस सर। 21 आएगा, ठीक है। तो 21 डिवाइड बाई 8.4 इक्वल टू 1 प्लस वाई बाई 4। बताओ यहां से y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू क्या आएगी? 6 आएगी सर। 6। अब दूसरा तरीका देखिए, अब मुझे दूसरा तरीका क्या कह रहा है कि मुझे कह रहा है कि x निकालो, मेरा y तो निकल गया। अब मेरे पास दूसरी चीज क्या है? अब दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करता है। अभी मैं दूसरा जो तरीका है x निकालने का, x फाइंड करने का तरीका, उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका बता रहा हूं। पहला तरीका क्या है आपका कि आपको बताइए क्या दिया हुआ था, वॉल्यूम ऑफ O2 पहले कितना दिया था, 50 ml। जो 37.5 ml था वॉल्यूम ऑफ O2 अनरिएक्टेड O2 और प्लस वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना था, 37.4 था कि नहीं? आप मुझे बताओ, जब कूलिंग और कॉन्ट्रैक्शन के बाद कौन बचता था, वॉल्यूम ऑफ अनरिएक्टेड O2 और वॉल्यूम ऑफ CO2 ही बचता था। वो कितना दिया है, 37.4 दिया है कि नहीं? क्वेश्चन पढ़ो, यस या नो। आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन ये वॉल्यूम दिया है, और मैंने थ्योरी पढ़ाते वक्त बताया था कि आफ्टर कूलिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन वॉल्यूम ऑफ अनरिएक्टेड बचेगा और CO2 बचेगा। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। तो ये 37.4 आ रहा है। तो आप बताइए फिर वो क्या कह रहा है, फिर वो क्वेश्चन में कह रहा है कि जब इस मिक्सचर के ऊपर NaOH पास किया जाता है, तो NaOH जब पास करते हैं तो 3.8 ml बचता है। मतलब आपका जब NaOH पास करेंगे तो CO2 गायब हो जाएगा, मतलब अनरिएक्टेड O2 कितना है, 3.8। 3.8। क्वेश्चन को पढ़ के पता चल गया कि VCO2 कितना होगा, इक्वल टू 37.4। तो VCO2 कितना आ जाएगा बताओ, माइनस करो 37.4 माइनस 3.8, जल्दी बताओ कितना आ रहा है। मैथ्स मेरी कमजोर है। तो 33.6। 33.6। अब बताओ, ये आपको आ गया VCO2, वॉल्यूम ऑफ CO2, और वॉल्यूम ऑफ CO2 क्वेश्चन में क्या दिया है, 8.4, x इक्वल टू 33.6। x कितना आ जाएगा, 33.6 बाई 8.4, क्या 4 आ जाएगा? यस सर। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो फॉर्मूला है C4H6 है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H6। यस या नो? यस सर। सर ये केस 1 हो गया जिससे आप निकाल सकते हैं आप x। केस 2 बता रहा हूं, x फाइंड करिए। केस 2 में एक और चीज है, आप बताइए वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ O2 इनिशियल कितना था? कितना था? 3 ml. 50 ml. और वॉल्यूम ऑफ O2 अनरिएक्टेड कितना? 3.8 ml. क्वेश्चन पढ़ने के बाद मुझे पता चला 3.8 ml. तो वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेड कितना होगा? 50 माइनस 3 minus 3. कितना आएगा? 46.2. बताइए 46.2. 40.46.2 ml. Yes. करेक्ट. अगर ये 46.2 ml आ गया तो मेरा O2 रिएक्ट कितना हुआ है? यही तो O2 रिएक्ट हुआ है. तो क्या मैं इसको बराबर कर दूं 8.4 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 4 इक्वल टू 46.2. अब बताइए x y तो पहले ही फाइंड आउट कर चुका हूं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 8.4 x प्लस 6 बाई 4 इक्वल टू 46. x आ जाएगा यहाँ से, आप फाइंड करिए, ये भी x आपका आएगा 4. देखिए जो मैं कह रहा हूँ सही है कि गलत है, 4 ही आ रहा है कि आ रहा है बेटा? Yes sir, आ रहा है. आ रहा है? तो देखो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मतलब x फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं, या तो आप O2 में चले जाओ या फिर ये तरीके से सॉल्व कर लो, दोनों ही तरीके हैं. और जब CO2 आ जाएगा तो CO2 के बराबर कर दो, जब O2 रिएक्टेड आ जाएगा तो O2 रिएक्टेड के बराबर कर दो. बाकी ये डेल्टा V वाला तो हमेशा लगेगा. एक ही तरीका है y फाइंड करने का. क्या अभी क्वेश्चन समझ में आया कि जो मैंने लगाया है ये रामायण की तरह आपको लग तो नहीं रहा? अभी तो लग रहा है ना कि ये समझ में आ रहा है. आ गया. आ गया. अगला क्वेश्चन करेंगे. Yes sir. सर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? अरे भैया बिल्कुल मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी? तुमको मिलेगी, बस जो लोग आए हैं, बाकी लोग नहीं मिलेगी. ठीक है. सर एक आपको क्वेश्चन कैसे पता चलेगा कोई आया है कोई नहीं? मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया ना जितने लोग आए. सर बीच में बैटरी चली गई सर, आधी क्लास ही नहीं मिस हो लिखिए गई. 20 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन, 20 ml ऑफ गैसियस हाइड्रो नहीं 12 ml ऑफ, सॉरी 20 नहीं है, 12 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन, 12 ml of gaseous hydrocarbon were mixed with 12 ml of gaseous hydrocarbon was mixed with 100 ml of oxygen, was mixed with 100 ml of oxygen and exploded. 100 ml of oxygen and exploded. Full stop. After explosion and cooling, the volume is 82 ml. After explosion and cooling, volume was 82 ml. And after treatment of KVH, 46 ml of gas was left. 46 ml of gas was left out. 46 ml of gas was left out. Full stop. What is the formula of that hydrocarbon? What is the formula of that hydrocarbon? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में आ गया तो इसका आंसर आना चाहिए.
आया आंसर बेटा? C2H10. C2H10 यस सर। सभी का आ रहा है C2H10। यस सर। चलो देखो बेटा, यहां पे जितना भी कॉन्सेप्ट है इसमें क्या करना है आपको, ये कितना दिया है, ये आपको 12 ml दिया है, तो ये कितना लगेगा x प्लस वाई बाई 4 इंटू 12, ये कितना लगेगा, ये 12x, ये कितना लगेगा 12 इंटू वाई बाई 2, करेक्ट, ये लगा। अब बात को समझिए, अगर इतना लग रहा है तो आप क्या करेंगे, पहला काम वही करना है कि डेल्टा V इक्वल टू V ऑफ प्रोडक्ट, V ऑफ रिएक्टेंट माइनस V ऑफ प्रोडक्ट। अब बताइए, पहले ये 12 ml दिया था, ये 100 ml दिया था, माइनस जब हम आफ्टर कूलिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन कितना बनता है, 86 बचता है, यही तो कहा है 2. 82, ठीक है 82 कर देते हैं, ये आ गया आपका डेल्टा V। अब इसको यहां भी लगा दें 12, ये आपका हो गया 12 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 4, ये हो गया आपका ये वाला, और ये हो गया आपका रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट आफ्टर कूलिंग, और कूलिंग के बाद वाटर को हम ऐड नहीं करते, तो ये आपका आ गया। तो आप बताइए ये कितना आ रहा है, इसका सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 18 12 30 आएगा कि नहीं? Yes, sir. और यहाँ पे आपका ये 12 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस वाई बाई 4 माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया बेटा, इसको सॉल्व करो, वाई कितना आ रहा है, कितना आ रहा है वाई, 10. कितना आ रहा है, 10. 10 आ रहा है कि 8 आ रहा है, जल्दी फाइंड आउट करो भाई। 6 आ 12 6 आ रहा है. Yes, sir. Sorry, sir. गलती आ रहा है सर। कितना आ रहा है, 6 आ रहा है. 6 6, y इक्वल टू 6, ठीक है, तो ये आपका 6 है। चेक करो आप लोगों ने कहाँ गलती करी है, कैसे 10 आ रहा था, ये 6 आ रहा है। Calculation. सर वो डायरेक्ट सर 1 को छोड़ दिया और डायरेक्ट y/4 ले लिया इसलिए। हाँ बहुत बढ़िया, गुड। चलो अगला, ये कैलकुलेशन मिस्टेक है, मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था आपको। अब अगला हम करते हैं कि हमें x फाइंड आउट करना है। x फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरा तरीका बताएंगे, क्या कि वॉल्यूम ऑफ O2 अनरिएक्टेड और प्लस वॉल्यूम ऑफ CO2 इक्वल टू 82 ml, इतना दिया है कि नहीं, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये समझ में आया कि ये दिया है कि नहीं, Yes, sir. बोलो। Yes, sir. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका वॉल्यूम ऑफ, अब वो कह रहा है कि फर्दर अगर हम केवेज से ट्रीट करते हैं तो कितना बचता है 46, मतलब ये 46 ml कौन है, क्योंकि केवेज तो CO2 को कंज्यूम करेगा, इसको नहीं, तो जो बचा हुआ होगा वो अनरिएक्टेड O2 होगा, तो 46 आएगा, यस या नो। Yes, sir. वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना आ जाएगा, बताओ बताओ कितना आ जाएगा, 36 आएगा कि नहीं? अरे भाई लोग कहाँ गए हो यार, सो रहे हो क्या? यस सर, यही आएगा। यही आएगा, तो बताओ CO2 कितना दिया है, 12x दिया है इक्वल टू 36, तो x कितना आ जाएगा 3। इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास आपका क्या होगा उसका, C3H6. C3H6। अब इसी को केस नंबर 1 ये निकालने का तरीका था, इसी को केस नंबर 2 से भी निकाल सकते हैं क्या, वो बता दो कैसे। वॉल्यूम ऑफ O2 इनिशियली कितना था,
100 ml। वॉल्यूम ऑफ O2 रिमेनिंग कितना है, अनरिएक्टेड कितना है, वो है 46 ml। तो वॉल्यूम ऑफ O2 रिएक्टेड कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ O2 रिएक्टेड कितना आ जाएगा, इसको माइनस करो, कितना आ 54 जाएगा, ml। 4 हाँ 54 ml। 54 ml। अब मेरे पास बताओ कितना रिएक्ट हो रहा है O2, इतना रिएक्ट हो रहा है 12 into x plus y by 4 equal to 54। अब बताओ y तो पहले ही फाइंड आउट कर चुके हो, कितना 6, तो कितना आ जाएगा 12 into x plus आपका 6 by 4 equal to 54। यहां से x निकालो, क्या फिर से 3 आ रहा है, यस सर। तो भाई आप चाहे x इस वाले मेथड से फाइंड करो, चाहे इस वाले मेथड से फाइंड करो, दोनों ही मेथड से सेम क्वेश्चन का आंसर आएगा कि नहीं, बोलो सही है। Yes, sir. सही है। अब बेटा एक क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए दे रहा हूं, करके लाएंगे, यस सर। यस सर। ठीक है लिखिए, करते तो हो नहीं, लिख लो लेकिन 15 सर, ml कोशिश कर। 15 ml of gaseous hydrocarbon required for complete combustion, 15 ml of gaseous hydrocarbon required for complete combustion, 357 ml of air, 357 ml of air, ब्रैकेट लिखिए 21% of O2 by volume, ब्रैकेट 21% of O2 by volume, मतलब ये जो आपको 57 एयर दिया है, और एयर में दो ही चीजें होती हैं, यहाँ पे आपको मान के चलना है कि O2 है और N2 है। O2 दे के रखा 21%, तो N2 कितना होगा 79। 20%। इतनी बात तो मतलब ये जो आपको एयर दिया है ये प्योर O2 नहीं है, इसमें N2 भी मिली है, इतनी बात तो पहले समझ में आ गई। अब इसमें देखिए अगली चीज, फुल स्टॉप के बाद इसमें, एंड गैसियस प्रोडक्ट आफ्टर कूलिंग occupied, and the gaseous product after cooling occupied 327 ml, 327 ml, then what is the formula of hydrocarbon, then what is the formula of hydrocarbon, ठीक है सर आफ्टर कूलिंग ऑक्यूपाइड तो कितना ml? 327 ml, 327 ml, what is the आपका फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। देखिए आज जो आपका ये है लेक्चर, यहाँ पे